हो या वैश्विक परिस्थितियां भी बहुत मामले में जिम्मेदार हैं, लेकिन महंगाई का मुद्दा है। आम लोगों के जेब पर जब असर पड़ता है तो इस बात से वो निश्चिंत नहीं हो सकते, इसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया और बहुत सारी चीजों पर उसका असर पड़ा है। तो इन मुद्दों से मुकाबला करने के लिए बीजेपी को बहुत ही मजबूती से सामने जाना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है राज्य में और लॉन्ग टर्म जो डेवलपमेंट का जो एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है वो इतना फायदेमंद है कि अगर अगले 5 साल के लिए आप मौका देते हैं बीजेपी की सरकार को तो आप घाटे में नहीं रहेंगे बल्कि आप फायदे में रहेंगे। और महंगाई आएगी जाएगी, लेकिन एक बार जैसे बल्क ड्रग्स पार्क की बात की पीएम मोदी ने, उसका उन्होंने शिलान्यास किया तो उन्होंने बताया कि दो छोटा मोटा ये नहीं है। बिल्कुल, अभी कोई बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जयराम सरकार ने चलाई और उसका बहुत सा फायदा भी लोगों को मिल रहा है, लेकिन जयराम सरकार के ऊपर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, लेकिन विचित्र हमारे सहयोगी इस वक्त कांगड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर 16 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली प्रस्तावित है। विचित्र का रुख कर लेते हैं। विचित्र, क्या कुछ तस्वीरें और क्या कार्यां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपके पास है? वहां चंबी मैदान में वो एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। विचित्र, निश्चित तौर पर जैस्मिन, जैसा कि हमने 10:30 बजे भी अपने दर्शकों से तस्वीरें सीधी साझा कर रहे थे कि किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही थी, लेकिन जिस तरह से अचानक से हमने ही सबसे पहले जो ब्रेक किया था कि आज जो है 3 बजे चुनाव आयोग जो है वो प्रेस वार्ता कर सकता है और आज से डिक्लेरेशन हो सकती है आदर्श चुनाव संहिता की, आचार संहिता की। तो उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं वो लोग जो काम कर रहे थे उनके मनोबल और वो तमाम सारे जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे वो उस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो काम में जिस तरह की तेजी थी वो थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन अभी भी प्रोसेस उसी तर्ज पर जो है वो चल रहा है। और रविवार 16 अक्टूबर को जो है वो ये यहाँ पर रैली जो है वो अभी प्रस्तावित है, उस पर तरह का, लेकिन जिस तरह से अब आदर्श चुनाव संहिताएं जो लागू हो चुकी हैं तो अब उसके बाद जो है हो सकता है कि रैली आगे सरक सकती है, यानी रैली की जो तारीख है वो आगे सरक सकती है, क्योंकि इसमें जो है अब किसी भी तरह की कोई लोक लुभावन बातें नहीं हो सकती है, ना ही इसमें सरकारी अमला जो है वो मौजूद रह सकता है, सरकारी मशीनरी इसमें उपयोग नहीं हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो अगर रैली होती भी है तो वो भारतीय जनता पार्टी को या संगठन को खुद करवानी पड़ेगी, उसका खर्चा जो है वो खुद वहन करना पड़ेगा। और बड़ी बात तो यह है कि चुनाव आयोग की नजर उस पर मुकम्मल तौर पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं अब ये रैली जो है थोड़ा आगे सरक सकती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ यूं पार्टी के जो स्टार प्रचारक थे जो चुनावों से पहले एक सुनियोजित तरीके से रैलियां कर रहे थे, खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक दिन में 2 विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि उन्होंने अपने 4.5 साल में क्या कुछ किया है। और इसके अलावा जो है उनके बड़े स्टार प्रचारक, उनके बड़े केंद्रीय मंत्री बड़े सुनियोजित तरीके से जो है राज्य केंद्रीय मंत्री जो है वो अलग अलग जगहों पर जा रहे थे। अगर मैं जनपद कांगड़ा की ही बात करूं तो हिमाचल प्रदेश का ये सबसे बड़ा जनपद है जैस्मिन, और यहां पर काफी ज्यादा फोकस नजर आई भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जिस तरह से सर्वे हुए एक के बाद एक करके 2 से 3-4 सर्वे जो हुए और उसमें जो रिपोर्ट आई कि पूरे कांगड़ा में जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तमाम लीडर्स थे, जितने तमाम प्रतिनिधि थे, उनके पाए हैं जनता की काम जिस तरह से होने चाहिए थे उस तरह के काम नहीं हुए हैं। कांगड़ा में 4 से 5 बड़े मुद्दे थे, जिसमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा जब चुनाव आया, यानी साल 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था उस वक्त भी उसका बकायदा उसका शिलान्यास हुआ, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस का शिलान्यास हुआ, देहरा में अलग से हुआ और धर्मशाला के जदरांगल में अलग से हुआ, लेकिन उसके बाद एक पत्थर एक ईंट तक उसके बाद नहीं लगी। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम अभी तक भी ठंडे बस्ते में है। 4 लेन की अगर बात की जाए, हाँ 4 लेन का काम चला हुआ है, लेकिन उस गति से या उस तेजी से नहीं चल पाया जिस तरह से लोग समझ रहे थे। आज भी पशुपेश में है लोग, आज भी अपने उजड़ने की जो का डर है वो लोगों के हुआ है। तो आईटी पार्क की बात की जा रही थी कि आईटी पार्क जो है वो कांगड़ा के गग्गल के साथ लगते चातरू में बनना है, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हो पाया। अब 16 तारीख पर सभी की नजरें थी कि क्या आईटी पार्क, जो कि एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना, एक योजना थी इस क्षेत्र के लिहाज से, अगर आईटी पार्क जैस्मिन कांगड़ा में बन जाता तो सैकड़ों जो युवा बेरोजगार हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर मौका मिलता है। सवाल यही है कि 4.5 साल तक जो आरोप लग रहे हैं जयराम सरकार पर वो ये बड़े आरोप हैं कि 4.5 साल तक आपकी सरकार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया और अब अंत में आप हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, प्रगतिशील हिमाचल, फिर
घोषणाएं कर रहे हैं। विचित्र, मैं इस पर लौट कर आऊंगी आपसे, लेकिन अभय जी, अगर हम इस बार का हिमाचल विधानसभा चुनाव देखें तो एक थोड़ी अलग लीडरशिप में वो चुनाव हो रहा है, मेरा ऐसा समझना है, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा थे। उनका एक अलग वर्चस्व था। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो जयराम ठाकुर एक नया चेहरा उभर कर आए बीजेपी में, क्योंकि 2017 का जो चुनाव हुआ वो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के चेहरे पर हुआ, लेकिन वो अपना सुजानपुर हार गए और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बने। तो इस लिहाज से एक अलग लीडरशिप है इस बार हिमाचल विधानसभा में, से देखा जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है बीजेपी के लिए हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ा दांव है वो डबल इंजन सरकार के नाम पर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रेम कुमार धूमल के बाद जयराम ठाकुर बने, नया चेहरा था। अब उनकी अगर साख में कहीं कोई 19-20 लगता है बीजेपी को, इसी आकलन के लिहाज से डबल इंजन सरकार की बात को ज्यादा प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है लोगों के सामने। क्योंकि जब एक मतदाता जाता है वोट करने के लिए तो उसके मन में दो बातें होती है कि सरकार ने पीछे काम कैसा किया है। चेहरा चाहे जितना भी बड़ा रहा हो, वीरभद्र सिंह थे, वो भी बहुत बड़े चेहरे रहे, लेकिन वो भी लगातार दूसरी बार जीता नहीं पाए। कैसे आकलन कीजिए कि हिमाचल प्रदेश की जनता जो है इतनी प्रबुद्ध है, इतनी समझदार है कि वो आकलन करती है काम का, चेहरे का नहीं। चेहरे पर आप कह ले या काम को या आगे काम करने की उम्मीदों को देख लें, वो देखकर मौका तो देती है वहां की जनता जो है, लेकिन दोबारा सिर्फ इसलिए नहीं चुनाव करके लाती कि आप अपनी पार्टी के बहुत बड़े चेहरे हैं, आपका रसूख है और बहुत सारे लोगों पर आपका प्रभाव है। तो इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने इस बार काम की याद दिलाने के लिए डबल इंजन सरकार को प्ले किया है। आप देखिए कि जब भी पीएम आए हैं या जयराम ठाकुर भी जब भी सामने आए हैं लोगों के, उन्होंने यही बताया है कि हो रहा है। उन्होंने किसी पार्टी के स्तर पर, पार्टी ने कभी भी किसी एक चेहरे को हिमाचल प्रदेश में इस चुनाव में आगे नहीं किया है। यह जरूर साफ कर दिया गया है कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही राज्य में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन स्टार प्रचारक जिसको कहते हैं, पूरे केंद्रीय मंत्री हैं, लगातार आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी आ रहे हैं, अनुराग ठाकुर ने भी मोर्चा खोल रखा है, पीएम नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जोर इस बात पर है कि मतदाता ये समझे कि काम जरूरी है। ये ठीक है कि चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये साफ है, लेकिन जो चुनाव लड़ा जा रहा है बीजेपी ये संकेत देने की कोशिश के आधार पर लड़ा जा रहा है, चेहरे के आधार पर नहीं लड़ा जा रहा है। इसलिए इस आधार पर यह मानना कि जयराम ठाकुर कॉम्परेटिवली नए हैं बीजेपी की तरफ से और इसका कोई नुकसान होगा, ऐसा मुझको नहीं लगता। नुकसान होगा या फायदा होगा, दोनों ही परिस्थितियों में लोग किस तरीके से काम का आकलन करते हैं उस पर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही अभय जी, एक चीज और आपसे ये जानना चाहेंगे, बीजेपी में बहुत बड़े चेहरे हैं इस वक्त, बहुत बड़े लीडर्स हैं बीजेपी के पास, अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, और केंद्र से भी बहुत बड़े बड़े चेहरे हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। अनुराग ठाकुर हैं, फिर जेपी नड्डा हैं, लगातार वो भी हिमाचल में सक्रिय हैं। इसमें इस वक्त लीडरशिप के नाम पर प्रतिभा सिंह है, नेता विपक्ष है मुकेश अग्निहोत्री, और सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। रानी प्रतिभा सिंह को कह दिया गया है कि आप हिमाचल की कमान संभालिए अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन मुख्यमंत्री का कोई चेहरा अभी तक कांग्रेस की तरफ से प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। क्या आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री का चेहरा विधानसभा चुनाव से पहले प्रोजेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि फिर जनता को ये पता रहता है कि इनके नेतृत्व में आगे चलकर हमारी सरकार चलेगी? आप क्या समझते हैं इसे? देखिए, देश के कई राज्यों में पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा चुनाव हुए और वहां मुख्यमंत्री, आप एक उदाहरण देख लीजिए, वहां खट्टर साहब को बाद में चुनाव के बाद उनको बताया, लोगों के सामने आया कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है राज्य का। तो बीजेपी ने, आप एक तरीके से ऐसा समझिए कि एक परंपरा स्थापित कर दी है कि अगर पार्टी मुद्दों को ठीक तरीके से उठाती है, केंद्र राज्य में एक सरकार के होने के फायदे को अगर वो समझा ले जाती है लोगों को, तो चेहरा उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। लेकिन आपने बात की है कांग्रेस की, कांग्रेस के साथ एक समस्या यह है कि उसके सामने कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फेस नहीं है जिसको आगे करके वो कहें कि हाँ, इनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और अगर चुनाव जीत जाते हैं तो यही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। राज्यों में करने के लिए जहां बहुत ही स्थापित नेता हो, जिनका अपना लोगों में बहुत अच्छी पकड़ हो। आप देखिए छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, हालांकि वहां भी दो लोग थे जिनके बीच में बहुत ही खींचतान मची कुर्सी को लेकर कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन फिर भी ये लोग स्थापित, भूपेश बघेल थे, स्थापित नेता थे वहां के। वैसे ही आप राजस्थान में देखिए, चुनाव के लिए जब भी उतरे
वहां भी मुख्यमंत्री के पद को लेकर बहुत खींचतान मची, लेकिन दोनों ही नेता बड़े रसूख वाले हैं। सचिन पायलट युवा नेता हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की थी राजस्थान में, और अशोक गहलोत तो खैर जादूगर कहे जाते हैं। तो ऐसे चेहरे जब होते हैं पार्टी के पास, तो उसको लेकर लोगों को मंत्री बनाएंगे और ये आपके लिए काम करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में चुनौती कांग्रेस के पास है, और इसीलिए आपने देखा कि आज प्रियंका गांधी आई थी, उसमें भूपेश बघेल को भी बुलाया गया और कई बड़े नेताओं को बुलाया गया, राज्य के केवल नेता नहीं बाहर से भी, इसी कमी को पूरा करने के लिए जी। कि देखिए जहां पर छत्तीसगढ़ का बार बार उदाहरण भी दिया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, कि देखिए हमारी सरकार वहां है और किस तरीके से युवाओं को रोजगार दे रही है और हर एक फ्रंट पर सरकार अच्छा कर रही है। तो ये कमी दोनों पार्टियों में अलग अलग वजह से है और इसको अलग अलग तरीके से दोनों एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश कि हम दूसरी बार बीजेपी को यहां के लोग मौका नहीं देंगे, हम सरकार बना के ले जाएंगे। और मुद्दे भी जो सामने हैं वो लोगों को छूने वाले हैं। ये दो मुद्दे ऐसे होते हैं जो किसी भी मुद्दे पर भारी पड़ जाते हैं, एक महंगाई का मुद्दा और रोजगार का मुद्दा। क्योंकि महंगाई ऐसा, आपको याद होगा एक वक्त था दिल्ली में प्याज की कीमतों ने सरकार गिरा दी थी। तो महंगाई का मुद्दा एक आम आदमी को टच करने वाली जो चीजें हैं, सारी चीजें जब एक साथ मिल जाती हैं तो इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही घातक हो जाता है रूलिंग पार्टी के लिए। अब एलपीजी की बात अगर करें तो ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से आप जोड़ते हैं और सरकार के ऊपर, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आम आदमी के पास वो 1100 रुपए में पहुंच रहा है और सब्सिडी वाले सिलेंडर और नॉन सब्सिडी सिलेंडर के बीच का फासला भी बहुत कम रह गया है। तो हर एक महीने जब 1100 रुपए जाते हैं किसी गृहिणी के जेब से या किसी घर से, तो उनको बार बार ये बातें रेकरिंग उनके दिमाग में आती हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब एक बार जब ये बात दिमाग में घर कर जाती कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए इसको काउंटर करना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो मुझको लगता है कि चेहरे से आगे जाकर कांग्रेस के लिए फायदे की स्थिति यह है कि महंगाई और रोजगार, और अगर इस मुद्दे को अगले 20-25 दिनों में ठीक से भुना ले जाती है तो कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और कोई बहुत बड़ा चेहरा अगर नहीं है सामने तो उसका नुकसान कम होगा। बिल्कुल अभय जी, मैं लौट कर आऊंगी आपके पास। रणबीर का हम रुख करेंगे क्योंकि ग्राउंड लेवल पर रहकर हमारे रिपोर्टर्स ये तमाम चीजें कवर करते हैं, आम जनता के बीच में रहकर ये वो तमाम चीजें कवर करते हैं। रणबीर, जिस तरीके से अभय जी यहाँ पर कह रहे हैं कि चेहरे से फिलहाल बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो वोटर है वो बहुत समझदार है और अक्सर हमने देखा है कि वोट परसेंटेज भी अच्छा खासा जाता है और मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, क्या एंटी इनकम्बेंसी के इतर, क्या सिंपैथी फैक्टर के इतर वाकई महंगाई और बेरोजगारी और ओपीएस के मुद्दे हावी हैं जनता के बीच और उन्हीं मुद्दों के मद्देनजर मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने वाला इस बार भी? जी हाँ, देखिए इस सच्चाई को कोई जो है जुटला नहीं सकता। आप उपचुनाव देख लीजिए, उपचुनावों में क्या था, अक्सर हिमाचल में ऐसा होता था कि जिस पार्टी की जो है राज्य में सरकार होती है उसी के नुमाइंदे जो है उसी हुआ। हालांकि कारण कुछ अलग अलग उसमें और भी थे, लेकिन जिस तरह का भाजपा जो है दावा करती थी, हर चुनाव को गंभीरता से लिया जाता था। लेकिन एक संदेश गया और देश में जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी हुई, तो एक बड़ा मैसेज हिमाचल ने दिया। लेकिन उसके बाद जो 5 राज्यों में उपचुनाव हुए, उस वक्त जो लहर बनी थी कांग्रेस की, वो जो 5 राज्यों के चुनाव आए, उस लहर को जो है थोड़ा सा कुंद कर दिया गया है। लेकिन आज जिस तरह से हिमाचल में जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी देखिए बड़ा मुद्दा है, 12% जो है बेरोजगारी दर हिमाचल की है। हाँ, इसे कहा जा सकता है ये केवल अभी 5 सालों में नहीं हुआ, काफी समय से जिस तरह की नीतियां रही हैं वो इसके लिए जिम्मेदार है। और महंगाई तो एक मुद्दा है ही, खासकर गृहिणियों की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस जो हम आप लगातार पिछले 1-2 हफ्ते से जब से उनके दौरे यहाँ पर शुरू हुए, हम देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं और युवाओं पर फोकस है, क्योंकि ये न्यूट्रल वोटर है, ये किसी भी तरफ जा सकता है। तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, महिलाएं आधी आबादी है, आधा जो है उनका वोट का हिस्सा है पूरे, अगर हम वोटिंग परसेंट
ऐसी बात ये दो बड़े मुद्दे जरूर हैं। हाँ, अभय जी ने स्थिति काफी सारी जो है साफ कर दी है। कांग्रेस के लिए चुनाव बहुत अहम है, भाजपा से ज्यादा। वो इसलिए क्योंकि एक लिहाज ये है कि यहाँ पर रिवाज बदलता है, दूसरा पूरे देश में जिस तरह की स्थिति है, और तीसरा अगर इसको जोड़ कर देखें, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की चल रही है, साउथ से दक्षिण भारत से जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, अगर इसके साथ ये चुनाव कांग्रेस जो है जीत जाती है हिमाचल का, तो दोनों इम्पैक्ट आएगा। और इसका जो इम्पैक्ट है दोनों का, भारत जोड़ो यात्रा का, और यहां से अगर कांग्रेस जीत जाती, चुनाव है लोकसभा का, जिसके लिए तैयारियां की जा रही है। ना केवल हिमाचल में भाजपा कर रही है, बल्कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ये सोच रही है। और गुजरात चुनाव जो है वो भी एक बड़ा फैक्टर यहां पर डालेंगे। हिमाचल में अगर बात करेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है हर बार रहता है, हर सरकारों में रहता है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस भाजपा दिखा रही है उसको देखिए। और वो कॉन्फिडेंस क्यों दिखा रही है भाजपा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और मुख्यमंत्री के चेहरे को अगर हम देखें, उसको लेकर जो है काफी पसोपेश में। जी जी जैस्मिन जी, एक बार रुक कर लेते हैं। विचित्र, क्योंकि कांगड़ा दूसरा सबसे बड़ा जनपद माना जाता है और वहां पर सरकार बनाने में ऐसा माना जाता है कि कांगड़ा की बड़ी एक अहम भूमिका रहती है। ग्राउंड लेवल पर कांगड़ा में वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उन मुद्दों को नजर में रखकर मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेगा? विचित्र, चलिए विचित्र से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभय जी, जिस तरीके से यहाँ पर हमें समझाई, और आपसे भी मैं ये समझने की कोशिश करूंगी, जानने की कोशिश करूंगी कि आम आदमी पार्टी का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में? देखिए, अभी चूंकि ये आम आदमी पार्टी के लिए पहला चुनाव है और पूरा जोर लगा रही है वो अपने लिहाज से, लेकिन अभी की जो परिस्थितियां हैं, अब उसमें कांग्रेस और बीजेपी इतनी मजबूती से यहाँ जमी हुई हैं, उसमें किसी पार्टी को हटाकर आम आदमी पार्टी के लिए सत्ता में आना बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, पंजाब में उसकी सरकार बनी जी। और इसके पहले आप देखिए कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें बड़ी अप्रत्याशित सफलता मिली थी आम आदमी पार्टी को, से जीत के आएंगे और परसेंटेज ऑफ वोट भी बहुत अच्छा रहा था। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बिल्कुल नई उभरती हुई पार्टी है और मुझको लगता है कि अभी यहाँ उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके के वादे वो कर रहे हैं, देखिए उनके साथ कहने के लिए दो मॉडल हैं। दिल्ली मॉडल में दो चीजें हैं, एजुकेशन एक तो मुद्दा रहा उनका, और एक भ्रष्टाचार उनका हमेशा से रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो सीधे सीधे महिलाओं के लिए 3,000 रुपये प्रति महीने वो देने का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने 1,000 रुपया महिलाओं को देने के लिए कहा है, प्रत्येक महिला को देने के लिए। तो आप देखिए कि एजुकेशन के मामले में आज केरल के बाद उसकी स्थिति है। पहाड़ी राज्यों में विकास में आप देखें तो हिमाचल प्रदेश अव्वल नंबर पर है। तो ये जो बातें हैं ये बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगी हिमाचल प्रदेश के लोगों को। और कांग्रेस जो कि पहले ही, जैसा हमने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी की जो परंपरा रही है उसमें कांग्रेस एक फायदे की स्थिति में दिखती है, तो उसने आम आदमी पार्टी की जो घोषणाएं हैं, जिसको गारंटी है लोग कहते हैं, उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी सारे ऐलान पहले ही कर दिए हैं और कुछ हद तक बीजेपी ने भी किए हों काम। बीजेपी ने शिक्षा को लेकर कहा कि हमने, जैसे देखिए अभी ट्रिपल आईटी के उद्घाटन की बात हो गई, तो ऐसे बहुत सारे काउंटर हैं। महिलाओं को सीधी जो सुविधा देने की बात है, तो राज्य परिवहन की बसों में 50% उनको छूट पहले ही दी जा रही है। तो ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा नहीं रह गया। आम आदमी पार्टी जिन नारों के साथ, जिन वादों के साथ दिल्ली में आई और जिसके साथ वो पंजाब में पहुंची, वहां की परिस्थितियां अलग थी। लेकिन यहां पर लोगों की नाराजगी बीजेपी और कांग्रेस से उस स्तर की नहीं है कि दोनों को दरकिनार करके और आम आदमी पार्टी को लोग एक बार की मौका दे देंगे। हम भी देख रहे हैं हमारे पास बिल्कुल। और अभय जी, आम आदमी पार्टी की स्थिति भी हमने अभी देखी है। हालांकि शुरुआती तौर पर वो आए प्रदेश में, उन्होंने बड़ी बड़ी रैली, पिछले 2-3 हफ्ते से आम आदमी पार्टी इतनी सक्रिय नजर आ भी नहीं रही है और कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी एक चुनौती साबित होगी। अभय जी और रणबीर जी, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक छोटे से वक्त का ब्रेक का वक्त है और दोबारा लौट कर आएंगे और इसी चर्चा को हम जारी रखेंगे।
है।